हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बलात्कारी की बेटी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि कल तक मेरी और समीर की शादी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त मेरे पापा ने आपसे मिलने के बाद ये कह दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अभी मैं पूरी तरह ड्राइंग रूम के अंदर पहुँच भी नहीं पाई थी कि वंदिता ने ये सवाल पूछ लिया। सवाल शालीन लहजे में होने के बावजूद उसकी आवाज़ में मौजूद तल्खी को मैं पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, ये बात तो मुझसे पहले तुम्हें उनसे पूछनी चाहिए थी। मेरा प्रति प्रश्न सुनकर थोड़ा अनमनी हो गई। आई भी थी वो। मैंने कई बार पूछा उनसे, पर वो कहते हैं कि वो ना तो कुछ बताना चाहते हैं और ना पूछना। बस यही कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। आपसे मिलने के पहले वो समीर से मिले, अंकल से मिले, तब तो उन्हें इनकार नहीं था हमारी शादी से। आपसे मिलने के बाद ही उनका फैसला बदला है, तो कोई तो वजह होगी। थोड़ा कठोर था उसका लहजा अब भी। पर मुझे तो तुम्हारे पिता से मिलने के बाद भी तुम दोनों की शादी से इनकार नहीं है। फिर इस बात का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है वंदिता। और क्या तुमने समीर को इस बारे में बताया है कि तुम्हारे पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं है? हाँ, और ये भी कि मैं इस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने आपसे मिलने के बाद हमारी शादी से इनकार कर दिया। उसने तो मुझे रोका भी आपसे बात करने से, पर मैंने अनसुना कर दिया। बड़ी साफ गोई से वंदिता बोली। मुझे उसकी यही साफ गोई तब भी पसंद आई थी जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि तुम्हारे पिता यही करेंगे। मैंने इस बारे में नरेश से बात की थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि यदि वंदिता इस बारे में पूछे तो उसे सच ही बताना। पर मैं तुम्हें ये सच्चाई अपने पति के सामने ही बताना चाहती हूँ। मन में चल रही ओर पोर की मौजूद बड़े आत्मविश्वास से बोलती चली गई। मैं नरेश, जरा इधर आइए ना, वंदिता आई है। हेलो वंदिता, कैसी हो? 2-3 मिनट मेरे और वंदिता के बीच पसरे मौन के बीच इनकी आवाज़ मुखर आई। मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? वंदिता ने औपचारिकता निभाई। सुनो, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अब वंदिता के पिता समीर से इसकी शादी नहीं करना चाहते। वंदिता कारण पूछ रही है और मैं उसे ये कारण आपकी मौजूदगी में बताना चाहती हूँ। मैंने प्रश्न सूचक निगाहों से इनकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में शुभकृत पाकर मैंने वंदिता की ओर देखकर कहना शुरू किया, देखो वंदिता, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उस बात ने मेरे जीवन के कई 1-2 बरस मुझे बहुत दुखी रखा। यह कहूँ तो गलत ना होगा कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी और उम्र के इस पड़ाव पर 52 वर्ष की उम्र में मैं उस सब से उबर चुकी हूँ। ज़िंदगी को एक बड़े परिदृश्य में देख सकती हूँ। शायद इसकी पहली वजह है मेरा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और दूसरी वजह है नरेश जैसा जीवन साथी पाना। और तुमसे भी यही कहूँगी कि आगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे तुम भी बड़े परिदृश्य में देखना, क्योंकि समीर तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के फैसले को कभी नहीं बदलना चाहूँगी। बात तब की है जब मैं अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हॉस्टल में पढ़ रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और शाम के 6 बज गए। ठंड के दिन थे, रात घिर आई थी। मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल की ओर जा रही थी कि झाड़ियों में से निकले 2 हाथों ने मुझे मजबूती से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वहाँ 2 लड़के थे, उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन 2 बलिष्ठ लड़कों के आगे मैं ऐसा करने में असफल रही। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे। एक लड़के ने तो ऐसा किया भी, पर जब दूसरा ऐसा करने जा रहा था, सड़क से किसी मंत्री का एक लंबा काफिला गुजरा, जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए चल रही थी। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग निकले। मैं भी वहाँ से उठकर किसी तरह हॉस्टल तक पहुँची। बहुत घबराई हुई थी, लेकिन इस हादसे के बारे में किसी को बताऊँ या नहीं, इसी कश्मकश में थी। तब लड़कियों का घर से निकलकर हॉस्टल में पढ़ाई करना बड़ी बात होती थी। मैं दहशत में थी, पर ये जानती थी कि यदि मैंने इस बारे में किसी को बताया तो मेरी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। ये भी जानती थी कि ये एक ऐसा हादसा था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हताशा, निराशा, दहशत और अकेलेपन की यातना से गुजरते हुए मैंने ठान लिया कि इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अपने पैरों पर खड़ी होकर सशक्त बनूंगी। फिर इंजीनियर के बाद मुझे नौकरी मिल गई, पर जब कभी उस गंदी घटना की याद हो जाती है मैं परेशान उठती हूँ।
उस पुरुष का चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाती थी। फिर खुद को और व्यस्त रखने के लिए मैंने नौकरी के बाद के घंटों में एक अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे घर पर जब कभी मेरी शादी की चर्चा होती, मैं और भी डर जाती, कुछ न कुछ बहाने करके टाल दिया करती थी। इस अनाथाश्रम में ही मेरी मुलाकात नरेश से हुई। वह एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ आकर इन बच्चों को मुफ्त इलाज किया करते थे। जब हम एक दूसरे के करीब आए और नरेश ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी पिछली घटना के बारे में बताया। कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे समझाया कि जब मैं खुद मानती हूँ कि ये एक बुरा हादसा था, तो मुझे ये भी मानना होगा कि ऐसे हादसे से उबर कर निकलना ही ज़िंदगी है। नरेश की कही हुई एक बात जिसने मुझे उन्हें अपना जीवन साथी बनने पर मजबूर कर दिया, वो थी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ दीप्ति, और मैं एक मनोरोगी की गलती की सज़ा तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। फिर हमारी शादी हो गई और अगले ही वर्ष समीर के पैदा होने के बाद मैंने अपने पिछले जीवन को, कटुता को, नरेश के प्यार और समीर की मुस्कान के बीच भुला दिया। परसों जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा तो घटना दोबारा मेरे सहज में आ गई, क्योंकि तुम्हारे पिता ही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे साथ रेप किया था। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, पर उस दिन तुम्हारे पिता मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उनके जाने के बाद ही मुझे अंदेशा हो गया था कि वो इस शादी से इनकार करेंगे, और मैंने पूरी बात नरेश को बता दी थी। वंदिता, इस बारे में समीर को कुछ मालूम नहीं है। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं और नरेश ऐसा नहीं चाहते थे। पर यदि अब तुम दोनों की शादी में तुम्हारे पिता के इनकार की वजह बतानी पड़ी, तो हम उसे पूरी बात बताएंगे। इस सब के बावजूद मैं और नरेश अब भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी ज़रूर हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरी ओर फटी फटी आंखों से देख रही वंदिता की आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या मैं आपसे सॉरी बोलने का हक भी रखती हूँ आंटी? सिसकते हुए वंदिता ने कहा। अपने पिता की गलती के लिए खुद को दोषी क्यों समझती हो वंदिता? और मैंने तो पहले ही कहा है कि चीज़ों को बड़े पर्दिश में देखने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, उनका किया उनके साथ है। तुम जीवन साथी के रूप में मेरे बेटे को पसंद हो। तुम्हारा अपना एक अलग व्यक्तित्व है, जिसे मैंने तुम्हारे पिता से मिलने के पहले पसंद किया है। मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ आंटी। लगभग सूखते हुए वंदिका वहाँ से चली गई। मैं और नरेश भी इस स्थिति में नहीं थे कि उसे कुछ समझा पाते। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लाल सूजी हुई आंखों के साथ वंदिता अपने पिता के सामने थी। समीर से मेरी शादी के इनकार की वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आज उसकी माँ से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे कुछ बताया है, पर मैं आपके हिस्से का सच जानना चाहती हूँ। पापा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बेटा कि जो उसकी माँ ने तुम्हें बताया वही सच है। उस दिन मैं और मेरा दोस्त, ऐसा नहीं है कि नशा उतर जाने पर मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा नहीं। सोचा तो, पर शायद ये कि कहीं इस बात का पता मेरे घर वालों को न चल जाए। फिर कुछ समय बाद जब इस बारे में सोचा, तो पुरुष होने की आड़ में गलत होने के बावजूद खुद को सही समझकर तुम्हारी माँ से शादी हुई, तो एक मन हुआ कि उसे उस बारे में बता दूं। पर सच तो ये है कि उसके इस दुनिया में चले जाने तक भी अपनी गलती उसके सामने कबूलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं जब तुम पैदा हुई तो एक बार ये सोच भी दिमाग में आई कि कहीं मेरे बेटे के साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, पर फिर इस विचार को कहीं कोने में ढकेल दिया। मैंने यह सोचकर कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा करके पछताया या मुझे गालिन हुई, ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी गालिन जैसा विचार आया, मैंने उसे झूठे पुरुषोचित दम की दीवार के पीछे दबा दिया। परसों जब समीर की माँ से मिला तो बहुत अजीब एहसास हुआ। नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था उससे। जाहिर है, भले ही मैंने अपनी गलती को पुरुषत्व का जामा पहनाकर छुपा दिया, भले ही मैंने खुद को कभी गलत नहीं माना, पर मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैंने गलत किया। मैं गुनहगार हूँ। फिर मैं नहीं चाहता था कि वो लोग समीर से तुम्हारी शादी करने से मना करें, क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा दुख होगा। इसलिए मैंने ही तुम्हारी शादी से इनकार कर दिया। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करने लगोगी ना वंदिता? तुम मुझे गुनहगार ठहरा लेना,
पर मुझसे नफरत मत करना वंदिता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि उस घटना के लिए आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हूँ वंदिता, पर मुझसे नफरत मत करना मेरी बच्ची, मैं जी नहीं पाऊंगा। सिसक सिसक कर रोते अपने पिता को संभालने के लिए 2 शब्द भी नहीं कह सकी थी वंदिता। मैं माँ पापा से बात करके आ रहा हूँ वंदिता, और मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। इस पूरे हादसे में तुम्हारा क्या दोष है? माँ पापा तो राजी ही हैं, हम जल्द ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, समीर वंदिता को समझा रहा था। मैं अजीब उलझन में हूँ समीर, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी माँ में मुझे अपनी माँ की छवि नज़र आती है। अपने पिता की गलती भी जानती हूँ, पर चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पाती। क्या मैं गलत हूँ? जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए था तब नहीं हुआ, अब वो पछता रहे हैं अपनी गलती के लिए। पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। माँ तो पहले ही चल बसी है। कल मैंने पापा की आंखों में इस बात की याचना देखी है कि माँ के बाद अब मैं भावनात्मक रूप से उनसे दूर ना हो जाऊं। मैं क्या करूं अब समीर? वंदिता की आवाज़ में दर्द था। पेशे से वकील हूं मैं, पर अपने ही जीवन के इस केस में किसकी तरफ से पैरवी करूं ये भी नहीं समझ पा रही। मैं ही वकील और मैं ही जज हूँ यहाँ पर। ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है समीर। बरसों पुराने हुए एक बुरे हादसे में एक तरफ मेरे पिता को गुनहगार पाती हूँ तो खुद को भी उस गुनहगार में पता नहीं क्यों शामिल समझने लगती हूँ। तुम्हारे माता पिता की पवित्रता पर खुश होती हूँ तो कभी कभी इस बात पर भी क्षुब्ध थी, क्यों नहीं तुम्हारी माँ ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में तभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कम से कम मेरे पिता को सज़ा मिल गई होती। फिर खुद ही ये तर्क भी देती हूँ कि उस समय ऐसा करना आसान नहीं था। सोचती हूँ कि क्या उस समय मैं होती तो ऐसा कर पाती। खुद को उस जगह रखती हूँ तो तुम्हारी माँ सही भी लगती हैं, और जब सब जानने के बाद तुमसे ब्याह करने की सोचूं तो खुद को तुम्हारे परिवार में उस तरह बराबरी की दर्जा पाते नहीं देख पाती, उस तरह आज़ाद नहीं देख पाती जैसा कि इस घटना के बारे में जानने से पहले कर पाती थी। वंदिता की आंखें पनीली हो गई। माँ ने मुझसे कहा है कि वंदिता से शादी करने का फैसला तुम तभी लेना समीर जब तुम खुद से ये वादा ले लो कि चाहे जो हो जाए जीवन में कभी इस हादसे के बारे में वंदिता से दोबारा बात नहीं करोगे, ना ही किसी नोक झोंक में कभी इसका उल्लेख करोगे। और यदि हम ऐसा करते देखा तो हमें भी इस बात की याद दिलाओगे कि हमने भी तुमसे यही वादा किया था कि हम भी ऐसा नहीं करेंगे। समीर ने वंदिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं जानता हूँ वो हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगे वंदिता, पर आज तुम दोनों की शादी हुई है। बेटी की शादी के जोड़े में देकर आशीर्वाद देना, उसे अपने घर से विदा करके ससुराल भेजना हर पिता का अरमान होता है। मैं और तुम्हारी माँ ये चाहते हैं कि समीर को और तुम्हें तुम्हारी ही तरह आज के दिन उनका आशीर्वाद भी मिले। नरेश ने मेरे और उनके पैर छूते हुए नवविवाहित समीर और वंदिता को उठते हुए कहा। ड्राइवर से मैंने कह दिया कि मंदिर के बाद तुम दोनों को सीधा वंदिता के पापा से मिलवा लाएं। और हाँ बच्चों, जल्दी लौट आना क्योंकि हम दोनों शाम की चाय पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फिर वंदिता ने खुशी खुशी सबको अपना लिया और खुशी खुशी साथ में अपने पति और अपने पापा का साथ दोनों पाकर खुशी से रहने लगी।